स्पीकर को क्या हो गया? बांधा हुआ लग लगता है। क्रांतिकारी बच्चों से घबरा गया। तो हमारी प्रश्न पूछेगा, मैं थोड़ा सा बात करूँ उसके दूसरा माइक दे दो प्लीज। साथियों, आज हम इस सभा में इकट्ठे हुए हैं तो इसलिए कि चुनाव का मौसम है और इसी श्री राम चौक पर आज हम वोट मांगने आए हैं। कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, 10 तारीख तक किसी सभाएं होंगी। और बस एक चीज ध्यान दिलाने के लिए मैं आया हूं, मैं कोई पांडा वगैरह नहीं हूं, मैं तो कटपड़गंज के 16,000 चैलेंजर। चलो, मैं तो 1,80,000 वोटर्स में से एक हूँ, कटपड़गंज के 1,80,000 लोगों में से एक हूँ। मैं ये कहना आया हूं कि फिर से चुनाव है और इस बार ये चुनाव कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा पार्टी दर पार्टी नहीं है। इस बार ये चुनाव है ईमानदारी की राजनीति बनाम बेईमानी की राजनीति। एक तरफ ईमानदारी की राजनीति खड़ी है, एक तरफ बेईमानी की राजनीति खड़ी है। आपके एक तरफ खड़ी है एक राजनीति जिसने 49 दिन आपके सामने सरकार चला के दिखाई। 28 विधायक थे, 36 नहीं थे। सरकार चलाने का जनादेश नहीं था, सरकार चलाने के हालत नहीं, तो इसके बावजूद मानेगी कि सरकार चलाई थी। जो है सरकार चलाई और रिकॉर्ड के साथ चलाई। यही पूछ के गया था इसी चौक से कि सरकार बनाए कि नहीं बनाए। 28 विधायकों में सरकार नहीं बनती और आप ही ने कहा था कि बनाओ और जितने दिन कर सके चलाओ। आपने ही कहा था कि बनाओ और जितने कर सके चलाओ और जिस दिन ना चले उसे वापस आ जाना। इस बार और बहुमत निकाल कर देंगे, आप ही ने कहा। सरकार बनाई और दावे के साथ कह रहा हूं कि 49 दिन की सरकार में कोई ये कह दे कि एक भी मंत्री ने 1 रुपए की भी हेराफेरी की, राजनीति छोड़ दूंगा, आज के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक भी मंत्री ने 49 दिन में 1 रुपए की भी हेराफेरी की हो तो एक ढूंढ के ले आए कि आम आदमी पार्टी के 28 विधायकों में से एक विधायक ने भी किसी मामले में पैसा खाया हो या 1 रुपए की बेईमानी की हो। ये है ईमानदारी की राजनीति और यही ईमानदारी के काम की राजनीति। आपने कहा सरकार बनाओ, जाके सरकार बनाई। 28 दिसंबर को शपथ ली थी। 28 दिसंबर को शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से लाल बत्तियों का राज खत्म कर दिया था। आदेश पारित कर दिया था कि दिल्ली का कोई मंत्री लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेगा, दिल्ली सरकार का कोई अफसर लाल नीली बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेगा। सबकी बत्तियां उतार दी थी और सबके सिक्योरिटी वाले हटा दिए थे। बोले कोई मंत्री, कोई अफसर सिक्योरिटी में नहीं रहेगा, आम आदमी की तरफ रहेगा, और करके दिखा दिया। 49 दिन तक मंत्री रहे, किसी सिक्योरिटी में नहीं रहे, बल्कि वो पुलिस वालों ने भेज दिया। जिस दिन शपथ लेने वाले थे उससे 1 दिन पहले पुलिस वालों ने भेज दिया कि आप मंत्री बनने वाले हो, आपके घर पे 2 सिक्योरिटी वाले रात रहेंगे। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा तो वहां पे 2 सिक्योरिटी वाले खड़े हुए थे। मैंने पहले ही लिख के दे दिया था कि भैया लिख के लेना, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये तो मैंने अपने लिख के दिया था, लेकिन आपके आदेश के बाद, सरकार बनाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली सरकार ने आदेश पारित करके नियम बना दिया कि कोई मंत्री सिक्योरिटी लेके नहीं चलेगा। 1 सप्ताह के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली ने बिजली के दाम आधे करके दिखा दिए थे। दिल्ली में बिजली के दाम आजकल बिल कम आ रहे लोगों। पानी के दाम अभी बड़ी लूट मची हुई है। मंडावली में कहीं बता रहे थे कि बड़ा कितने 35,000, 40, 29,000 तक के बिल आने लग रहे हैं। पता नहीं कहां से निकाल कर दे रहे हैं। इस बार नहीं है, मैं बिल देखता हूं तो इस बार के नहीं हो, पुराने कहीं से निकाल कर दे रहे हैं, उनको भी खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, 700 लीटर पीने का पानी हर एक घर के लिए फ्री कर रखा है। 700 लीटर पानी का फ्री कर दिया हर घर के लिए, हर परिवार के लिए 700 लीटर रोजाना पीने का पानी फ्री है। ये आदेश पारित कर दिया। 49 दिन सरकार चलाई थी। खुद बताते हैं लोग कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगी थी, वरना सरकारी अस्पताल में बताओ तो डॉक्टर पर्ची देता था, दवाई बाहर से लेनी पड़ती थी। डॉक्टर पर्ची में लिखता था, एक्सरे बाहर से होता था। डॉक्टर पर्ची में लिखता था, MRI बाहर कराना पड़ता था 10,000 का, 15,000 का। पहली बार MRI की मशीन खोली गई, एक्सरे की मशीनें खोली गई और दवाई घर खोले गए, अंदर से दवाइयां मिलने लगी। ये 49 दिन में हुआ। 49 दिन में वो अभी मैं पीछे गया था, शाहजहां में एक सब्जी वाले से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई ठीक ठाक है सब? बोले हाँ जी सब बढ़िया।
मैंने कहा हफ्ता वसूली करी चलो, बोला भाई साहब वो तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सरकार गिराई थी। 49 दिन की सरकार में पुलिस वालों की हफ्ता वसूली बंद हो गई थी, नगर निगम वालों की हफ्ता वसूली बंद हो गई थी। ये करके दिखाया। और 49 दिन की सरकार में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक स्कूल में मैं सुबह 7:30 बजे जाके एक स्कूल में खड़ा हो जाता था, और आपने देखा जहां मिड डे मील नहीं बचता था, जहां टीचर नहीं आते थे, वहां एक्शन लेते थे। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ था कि एक पागल शिक्षा मंत्री आ गया, पता नहीं कौन से स्कूल में मारेगा। सारे सरकारी स्कूलों में टीचर खाना खाने लगे थे। ये इसलिए किया, ये किस लिए किया? 49 दिन चला के 28 विधायक थे, सरकार बनाने की जरूरत भी नहीं थी। जब 32 वाले भाग गए तो हम क्यों बनाते थे? जब 32 वालों की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी सरकार बनाने की, तो हमको क्या जरूरत थी पीछे पड़ने की? लेकिन इसलिए दिखाई, लोग कहते थे जो राजनीति में आ रहे थे कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तुम लोग पागलों जैसी बात करते हो, इस देश में ईमानदारी की राजनीति की कोई कदर नहीं है, इस देश में ईमानदारी से सरकार नहीं कर सकती, इस देश में ईमानदारी से कोई एमएलए एमपी नहीं बन सकता, इस देश में कोई मंत्री ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। हमने 49 दिन एमएलए भी रहकर दिखाया, एमएलए कॉपी है, कोई 1 रुपए की बेईमानी का आरोप लगा दे, ईमानदार एमएलए भी रहकर दिखाया, ईमानदार मंत्री भी 49 दिन रहकर दिखाया, ईमानदारी से सरकार भी चला के दिखाई। सिर्फ इसलिए चलाई, मैं कह रहा था 28 विधायकों के दम पे सरकार बनाने का कोई हमारे ऊपर तहमत नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए बना के दिखाई कि इस देश में लोग चाहे तो ईमानदारी की सरकार बन भी सकती है और चल भी सकती है, इसलिए बनाई थी। लेकिन देखा आपने 49 दिन वो कांग्रेस और बीजेपी, हम तो पहले नारे लगाते थे नमानी की गलियों में, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश देश के खाई मलाई, पहले से नारा लगाते थे, वो देश के खा रहे थे। हमने क्या किया? हमने एक FIR करा दी, 40वें दिन हमने FIR करा दी कि साहब ये गैस के दाम बढ़ने वाले 1 अप्रैल से, अंबानी जी तो मेहरबान क्यों है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार अंबानी तो मेहरबान थी। हमारी और आपकी जमीन में बिकती हुई गैस जिसको अंबानी $1 में निकालता है, उसको $4 अभी भी दिए जा रहे हैं। हमारी सारी दुकानें लगी हुई है यहाँ पे, 1 रुपए का सामान 1.25 रुपए में देते, 1.5 रुपए में देते, ज्यादा से ज्यादा कोई 2 रुपए में देने लगता है तो ग्राहक सबसे कर जाता है, लूटेगा क्या? किसी से पूछ लो, नहीं होगी। 1 रुपए का सामान 2 रुपए में देने लगा तो आने वाला कहता है लूटेगा क्या? लेकिन अंबानी को 1 रुपए का सामान भारत सरकार 2 रुपए में खरीद रही, $4 में खरीद रही थी, और किसी ने नहीं कहा कि लूटेगा क्या, लुट क्यों रहे हो? $1 की गैस $4 में खरीदी जा रही थी, और भारत सरकार ने, राहुल गांधी की, मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला ले लिया था कि अब 1 अप्रैल से ये दाम हो जाएंगे $8, यानी कि हमारी रसोई का खर्चा, हमारे खाने पीने का खर्चा, हमारे ट्रांसपोर्ट का किराए का खर्चा सारा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि गैस के दाम बढ़ जाएगा। इसलिए हमने FIR कराई कि दिल्ली की जनता देश की जनता के साथ बेईमानी है, FIR करो इसके खिलाफ। जैसे ही हमने ये FIR कराई, वैसे ही अंबानी के 40 चोर इकट्ठे हो गए, 32 बीजेपी में थे और 8 कांग्रेस में थे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम कहना शुरू किया, हम 40 लोग तय करेंगे, हम 40 लोग चलाएंगे विधानसभा को, हम 40 लोग तय करेंगे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून आएगा या नहीं आएगा, ये हम 40 लोग तय करेंगे। ये अंबानी के 40 चोर जिससे लेट हो गए, हमने कहा लात मारते हैं इस सरकार को और वापस जाएंगे जनता के नीचे आएंगे। ये कहने के लिए गया था मंत्री बनने नहीं जा रहा, एमएलए बनने का शौक नहीं है, मैं बड़े महलों दुनालों में सिक्योरिटी गाड़ियों में चलने का, एमएलए साहब कहलाने का शौक नहीं है। आपके बीच का जब कहोगे यहीं बैठा मिलूंगा, जैसे कहोगे वैसे बैठा मिलूंगा, कहीं से कोई शौक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मंत्री बने तो इसलिए कि करके दिखा सकते हैं, और हिम्मत है और करके दिखाया जा सकता है। छोड़ के आ गए सरकार को, और जब छोड़ के आ गए तो कह रहे भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। अरे ये खड़े कहाँ भागे? पाकिस्तान चले गए क्या? यही खड़े हैं, और छाती पे मूंग चलने के लिए खड़े हैं। 56 इंच की छाती ले और जरा उसको भी लगेगी, छाती पे मूंग चलने के लिए निकल आए बाहर। बेईमानी नहीं करने देंगे इस देश में आपको। आगे बोले साहब भाग गए, चारों तरफ से भाग गए। मेरा अच्छा अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, आपने सुना होगा, उसूलों को छोड़ रहे थे, आपके बीच कह के गए थे कि जन लोकपाल बिल भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने का कानून लेके आएंगे, आपने कहा था लेके आना, नहीं लाने दिया। कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए थे, छोड़ के आ गए। अगर अरविंद केजरीवाल उस दिन कह रहे थे बनारस में कि भगवान राम, उन्होंने तो वचन भी नहीं दिया था, उनके पिताजी ने वचन दिया था दशरथ महाराज ने,
जब अपने पिता के वचन की खातिर भगवान राम कुर्सी छोड़ के जंगल में चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी उस दिन अगर होती तो कहती भगवान राम भी भगोड़े थे, भाग गए थे भगवान राम। हरिश्चंद्र का नाम सुना हमने, छोटे छोटे बच्चे थे, कहानियां पढ़ते थे। राजा हरिश्चंद्र पे सच्चाई की खातिर उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी। बोले मैं शमशान भूमि में नगर मान के नौकरी कर लूंगा, लेकिन बेईमानी की नौकरी नहीं, बेईमानी से राजा बन के नहीं रहूंगा, बेईमानी निरंतर राजा बन के नहीं रहूंगा। हरिश्चंद्र कुर्सी छोड़ के आ रहे थे सच्चाई की खातिर, अपने कमिटमेंट की खातिर। अगर भारतीय जनता पार्टी उस दिन होती तो भारतीय जनता पार्टी कहती हरिश्चंद्र से भाग गए भगोड़े हरिश्चंद्र। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। एक और दुर्घटना हुई थी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि रेल मंत्री होने का फायदा क्या है कि मैं रेलों को ठीक से नहीं चलवा सकूं, इस्तीफा दे दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारतीय जनता पार्टी होती तो कहते भाग गए भगोड़े थे लाल शास्त्री जी। अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले शास्त्री जी को भी भगोड़ा कह देते, ये तो रामचंद्र जी को भी भगोड़ा कह देते, तो हरिश्चंद्र जी को भी भगोड़ा कह देते। अरे इनकी क्या करें, हमारे हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है, मैं हिंदू संस्कृति में पैदा हुआ हूं कि जब कोई तीर्थ करने जाता है तो उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वहां पे लंगर लगा जाते हैं, और तो छोड़ दीजिए वो कांवड़ आती है। यहाँ पे लोग हिंदू संस्कृति के तहत में, हमारी संस्कृति के तहत में उनके पैर दबाने के लिए बैठते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बनारस में जब हम भोले बाबा के दर्शन करने आ रहे थे तो हमारे ऊपर अंडे बरसा रहे थे। भोले बाबा के मंदिर के सामने खड़े हुए अरविंद केजरीवाल भोले तेरे दर्शन करके अंदर से निकले और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की सबसे बड़ी झुलवाहट करने वाली अंडे बरसा रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं कोर्ट छोटा ना पड़ जाए जो प्रधानमंत्री जी के नाम पे खुलवाया गया है, तो रखा ना चिंता मत करिए साथियों, बहुत हो गया। अंबानी और अडानी, इस देश को अंबानी और अडानी की दुकान नहीं बनने देंगे। झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं मोदी पूरे देश में। 1.5 साल से मैंने झूठ का साम्राज्य फेरा रखा है। मैंने गुजरात में इतना काज कर दिया, मैंने गुजरात में फलाना कर दिया, मैंने गुजरात में बेईमानी खत्म कर दी, मैंने गुजरात में हफ्ता वसूली बंद कर दी, मैंने गुजरात में नौजवानों का बहुत भला कर दिया। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी और कई साथी यहाँ भी है। हम पहुंच गए गुजरात में, देख के आए जी 49 दिन की सरकार में जो नहीं कर पाए, चलो बाकी दोबारा करेंगे, फिर सीख के तो आ जाए। सीखने गए वहां पे 36 जिलों में गए, 36 जिलों में हम लोग गए। वहां पे जाके क्या देखा, मैं 2-3 मिनट में आपको बता के अपनी बात करूंगा। गोपाल राय जी आए हुए बात रखने के लिए, भाई मेरे बड़े भाई साथियों। हम एसडीएम के दफ्तर में गए, 36 जिलों में एसडीएम के दफ्तर में हमें एक भी एसडीएम का दफ्तर ऐसा नहीं मिला जहां जाति प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में रिश्वतखोरी न चलती हो। 500 रुपए का रेट फिक्स कर रखा है, 500 रुपए लगते हैं। एसडीएम मेहमान हो गया, हम आरटीओ के दफ्तर चले गए, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के यहाँ सारे के सारे 36 के 36 जिलों में आरटीओ दफ्तर में बाहर दलाल बैठे होते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का रेट फिक्स कर रखा है, 5,000 रुपए का लाइसेंस बनता है। यही तो शीला दीक्षित कर रही थी, इसीलिए तो हमने उन्हें बढ़ाया था यहाँ से, यही मोदी जी करवा रहे, फिर क्या विकास हो गया। मैं स्कूलों में गया, अस्पतालों में गया, कॉलेजेस में गया, सारी जगह साथियों यही हालत कर रखी है इन लोगों ने। मैं एक कॉलेज में चला गया, पाटन जिले का, वहां गुजरात के लोग जानते होंगे, कभी जाते होंगे, गूगल कर लीजिएगा। पाटन जिले में वहां एक जगह है, गांव में एक कॉलेज है, वहां पे गया, 618 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे कॉलेज में, और उन 618 बच्चों के ऊपर पढ़ाने के लिए कुल मिला के एक आदमी रखा हुआ मोदी जी, केवल एक आदमी रखा हुआ। मैंने पूछा साहब कैसे पढ़ाते, बोले साहब क्या करें, 4 साल से चिट्ठियां लिख रहे मोदी जी को, टीचर ही नहीं भेजते। मैंने कहा फिर भी बता दो कैसे पढ़ाता हूं, हम भी सीख लें। एक प्रिंसिपल 618 बच्चों को बिना टीचर के कैसे पढ़ाता है, पढ़ाता आ रहा है। बोले साहब वो क्लासरूम बने हुए हैं, वहां पे सीडी लगा रखी है, बस सीडी चला देते हैं, बच्चे वही देख लेते हैं। मैंने कहा आपको समझ में आ गया मोदी जी, हिंदुस्तान का नौजवान तरक्की करना चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसको गूगल जैसी कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां वो दिल्ली में बैठ के चलाए, दिल्ली में बैठ के बनाए, वो आज यहाँ पे खड़ा होना चाहता है। और मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नौजवान सीडी देख के पढ़े और उसके बाद अंबानी और अडानी के घर में सिर्फ सप्रेस बन के रहे, उससे ज्यादा नहीं लेके जाना चाहते मोदी जी, इसलिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। उसके बाद हमने सोचा हो सकता है नौजवानों के लिए नौकरियां बड़ी बता रहे हैं मोदी जी, रोजगार की बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। पता चला हम लोग तो यहाँ लड़ रहे थे इसी चौक पे,
हम गली गली नारे लगाते घूमते थे, कच्ची नौकरियां, ठेके की नौकरियों के खिलाफ सारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर रखी है। शीला दीक्षित सरकार ने 1 लाख नौकरियां नहीं लगा रखी। मंत्री बने तो सबसे पहले जाके विधानसभा में गिनती करी कितने लोग हैं, फिर कहा कितना पैसा खर्च होता है ठेके की नौकरियों पे, सबको परमानेंट करेंगे। बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, कमेटी बनाई थी, बताओ कितना पैसा खर्च होगा अगले बजट में, इसका प्रावधान किया जाएगा। ये हमने वहां पर कमेटी बनाई थी। लेकिन वहां गुजरात में गए तो नया मॉडल देखने को मिला। गुजरात का मॉडल कहता है, मोदी जी का मॉडल कहता है, गुजरात को क्यों बदनाम करेंगे, मोदी जी कह रहे हैं हमारा बहुत मॉडल अच्छा है, गुजरात को बहुत अच्छे। मोदी जी का मॉडल कहता है नौजवानों को नौकरियां दो तो 5300 रुपए की ठेके की नौकरियां दो। आपको जान के आश्चर्य होगा, पूछना अपने गुजरात के किसी जानकार से, कोई पुलिस में हो तो, पुलिस वालों तक को ठेके पे रखते हैं मोदी जी। 5 साल ठेके पे रखते हैं एक नौजवान को, 5300 रुपए की नौकरी देके उससे 5 साल तक पुलिस वाले का काम कराते हैं, उसके बाद रिश्वत देके उसकी नौकरी पक्की की जाती है। 5 साल तक 5300 रुपए में याद है, और कौन नौजवान कह देगा कि मुझे मंजूर है 5300 रुपए महीने की नौकरी। ये है नौजवानों के लिए मोदी जी की योजना। ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। और तो और जो गैस मैंने बताया अभी $1 और $8 की, कल हमने जारी कर दिया मोदी जी के बारे में कि मोदी जी चाहते हैं वो जो गैस है अंबानी जी को, जो राहुल गांधी की सरकार $8 में खरीद रही है, मोदी जी चाहते हैं कि सरकार अंबानी पे थोड़ी और मेहरबान हो और उसको $15 में खरीदे। $15 देना चाहिए मोदी जी को, अंबानी को। जैसे ही कल हमने मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है, वैसे तो मोदी जी कहते हैं महंगाई भगाओ, बेईमानी भगाओ, ये भगाओ वो भगाओ, लेकिन मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है। हमने कल चिट्ठी जारी की थी मोदी जी के यहाँ से निकली हुई, जिसमें मोदी जी ने साफ साफ केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अंबानी को दिए जाने वाले जो $8 $4 हैं, इनकी जगह इनको $15 दिए जाए। अरे और ये साजिश चल रही है, साजिश। इस साजिश के खिलाफ इस बार आपको वोट देना है, हमको वोट देना है और रोकना है इसको, वरना देश के संसाधनों को लुटा देंगे। और कल जब हमने चिट्ठी जारी की तो चिट्ठी जारी करने के तुरंत बाद मोदी जी फिर से एक नया झूठ लेके आ गए, बोले आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर कश्मीर का नक्शा नहीं है। मोदी जी कल कश्मीर में खड़ा होकर बोलने लगे, सबसे बड़ा झूठ। मैं दावा करता हूँ आज यहाँ पर श्री राम चौक पर खड़ा होकर आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे कभी भी हिंदुस्तान का ऐसा नक्शा नहीं लगाया गया जिसमें कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो, कभी नहीं लगाया हम लोगों ने। झूठ बोलते हैं मोदी जी। और आप लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन होंगे, गूगल निकाल के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट खोल के देख लीजिए, कॉन्टेक्ट आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर चले जाइए, कॉन्टेक्ट के कॉलम में चले जाइए, नीचे नक्शा लगा हुआ है और उस नक्शे में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को, विवादित कश्मीर वाली लाइन अलग खींच के रखी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने। और मोदी जी कहते हैं हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। अरे बनारस में जाके हम अगर कहते हैं हर हर महादेव तो हम पाकिस्तान के एजेंट हो गए, और जो लोग कहें कि महाराज मोदी तो वो हिंदुस्तानी हो गए। हर हर महादेव कहने वाला पाकिस्तान के एजेंट और हर हर महामोदी कहने वाला हिंदुस्तानी। जो कहेगा कि महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो, जो कहेगा कि रिलायंस के हाथों इस देश को क्यों बेच रहे हो, तो पाकिस्तान का एजेंट, और जो कहेगा मोदी जी बेच डालो वो हिंदुस्तान को बेच डालो। गुजरात के किसानों की, गुजरात के नौजवानों की जिंदगी आपने बेच डाली, वो हिंदुस्तान को बेच डालो, वो आपके लिए हिंदुस्तान, और जो आपके खिलाफ बोल रहे वो पाकिस्तान का एजेंट। मोदी जी आप भूल गए ये AK-47 जब आतंकवादी के हाथ में लगती है तो कहर बरसाती है, और वही जब भारत मां के बेटे के हाथ में आ जाती है तो भारत मां के बेटों की हिफाजत के काम आती है। वो आपने कल नाम दिया है AK-49, मैं यहां से कहना चाहता हूं यही AK-49 आपके मिशन 272 के बीच में खुल के आपको इस देश को लूट नहीं मिलेगा, आपको इस देश को तानाशाही की जगह नहीं बनने देगा। आपको इस झूठ को उजागर किया और बार बार उजागर करता रहेगा। आप पाकिस्तान का एजेंट कह लो या किसी का एजेंट कह लो, लेकिन डरेगा नहीं। यही अरविंद केजरीवाल है, यही हिंदुस्तान का बेटा है। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि इस राजनीति में ईमानदारी और बेईमानी की राजनीति में जंग है। इस बार ईमानदारी की राजनीति कहती है कि अपने बच्चों की आंखों में आंख डालिए और उनकी आंखों में डाल के देखिए कि हम उसको कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं, कैसे नेताओं के हाथों में उसकी जिंदगी सौंपना चाहते हैं। और बेईमानी की राजनीति कहती है सब कुछ भूल जाओ, अपने बच्चों को भूल जाओ, अपने परिवार को भूल जाओ, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, बस याद रखो अरविंद केजरीवाल का मफलर कैसा है। याद रखो अरविंद केजरीवाल दिन में 3 बार खांसता है,
याद रखो अरविंद केजरीवाल कैसे सोता है, याद रखो अरविंद केजरीवाल ने तब क्या कहा था, तब क्या कहा था, तब क्या कहा था। कोई मतलब नहीं है साथियों, कुछ भी हो तो इनका चिन्ह करके दिखा दिया। और आप जानते हैं, यहाँ खड़े एक एक आदमी जानता है, चाहे जो भी हो, बेईमान नहीं है, पैसे कमाने नहीं आए, नाम कमाने नहीं आए, किसी पद के लालच में नहीं आए, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके इसलिए आए हैं क्योंकि हिंदुस्तान के बेईमानों को जेल में भिजवाना है, इसलिए आए हैं। तुम्हारा रहेंगे साथियों। ये राजमोहन गांधी जी, इस उन्होंने गांधी जी के फोटो थे, इनको पहचान की क्या जरूरत है, सांसद बनना इनके लिए बहुत छोटी चीज है। ये गांधी जी के फोटो, इनकी नजर में गांधी जी का खून दौड़ता है, इनके लिए पद बोल डालने नहीं बचता। लेकिन आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा था आप जैसे लोग संसद में बैठने चाहिए। बोले जी मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, बोले जनता लड़ाएगी, जनता बिठाएगी, लोग बिठाएंगे आपको। आगे ये एमपी बनने नहीं आए, ये मंत्री बनने नहीं आए, ये गांधी जी के पोते हैं। गांधी का नाम तो हिंदुस्तान में दुनिया के जिस कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं, लोग लाइन में लग जाते हैं, क्या गांधी जी के पोते जरा हमसे भी मिलते, दो फोटो हमारे साथ भी खिंचवा लो। इनको कैसे होती है एमपी बनने के लिए, लेकिन आए हैं तो इसलिए कि इस संसद को, जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है, वहां गुंडा को, अपराधियों को, बेईमानी को हटाना है, इस बार जाने नहीं देना है। उन संदीप दीक्षित को इस बार वहां नहीं जाने देना है जिनके तकिए के नीचे से 10 लाख रुपए मिलते हैं और वो कहते हैं मुझे पता नहीं कहां से आ गए। चलती ट्रेन से उनके तकिए के नीचे से 10 लाख रुपए मिले, पुलिस वाले ने पूछा कि कहां से आ गए, बोले पता नहीं कि कहां से आ गए। और संदीप दीक्षित जी 10 लाख रुपए की छोटी रकम नहीं होते, कि रखने वाले को भी नहीं पता कहां से आ गए और रखवाने वाले को भी नहीं पता कहां से आ गए। ये तो हर उस आदमी को पता है कि जिसके घर से वो रुपए गए थे, जिसका मीटर पेज चलता था उसके घर से गए थे, उसको पता हो, हमको पता है कि वो कहां से आ गए। उसका हिसाब हम आने वाले चुनाव में लेंगे। आप इस बार कोई नहीं रख के जा पाएगा आपके तकलीफ, हम बताते हैं आपको। साथियों मैं इतना ही कहना चाहता था आपको, आप वो लोग हैं जिन्होंने पिछली क्रांति जीती, 28 सीटें आम आदमी पार्टी के नाम इसलिए नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल का जलवा है, इसलिए नहीं आई कि मनीष सिसोदिया, गोपाल राय का की महानता की वजह से कुछ नहीं है, इस जैसे ही यहीं खड़े हैं, लेकिन इसलिए आई क्योंकि आपके अंदर गुस्सा बैठा हुआ है। कोई हवा नहीं चल रही, कोई लहर नहीं चल रही। वो बनारस में किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, बोले जी वो कोई लहर नहीं है, सिर्फ हवा चल रही है, और हिंदुस्तान में हवा का रुख कभी नहीं बदल जाता है। मोदी जी को ध्यान रखना पड़ेगा। बनारस की हवा चला के आगे देश की हवा भी चल रही है पूरे देश में। बस जो जज्बा पिछली बार कायम था उसी जज्बे के साथ लगे रहना, और पूरे मनाली, पूरे तत्पर्जन, पूरे लक्ष्मी नगर से भी आए लोग, इधर मधुविहार से निकल के आए हैं। कहीं कोई सीट ऐसी ना रह जाए, कहीं कोई वोट, कहीं कोई मोहल्ला ऐसा ना रह जाए जहाँ टोपी की बात ना हो रही हो। वो कहते हैं घर घर मोदी, हमने कहा घर घर मोदी तो नहीं रह गए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा, मोदी रह गए घर घर मोदी, और घर घर मोदी की जगह हो गई घर घर झाड़ू। इस बार हिंदुस्तान के घर घर से झाड़ू निकलेगी और इस राजनीति को साफ करेगी। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शाबाश। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनारस के वसूलों से। दोस्तों सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनारस के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आजकल गली में कुछ लोग घूमते हैं और कहते हैं कि हमारा नेता तो शेर है, लेकिन एक छोटा सा कार्यकर्ता जब पढ़ने के लिए निकलता है स्कूल में तो उसे पता है कि जंगल में शेर आता है, जंगल में। तो तुम्हारा गुजरात प्रदेश का जो शेर है जंगल है, जंगल राज का शेर है, जहाँ पे जंगल राज चलता है। वैसे शेर की जरूरत इस देश में नहीं है, वो शेर काट चुका है, इसलिए बनारस में शेर भी ढूंढता है। एक 5 पांडवों में से दूसरे महारथी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, और एक शक्ति के साथ किया दिया नहीं जहां मान भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, सोनित के बदले जहां आंसू बरसता है, वह देश कभी तो अधीन नहीं रहता है। दोस्तों एक बार जोरदार ताली के साथ गोपाल राय जी का स्वागत कीजिए। 2 मिनट कुछ काफी। आज आम आदमी पार्टी में यहाँ पिछली बार उनका मानना है कि हम शिरकत नहीं कर पाए, उस चुनाव में उतना खुल के शिरकत नहीं कर पाए, इस बार करेंगे। वकील खान भाई हमारे बीच में हैं, हाजी जान मोहम्मद साहब, हाजी फखरुद्दीन सैफी, अब्दुल कलाम सैफी साहब और नसीर भाई तो लगातार जुड़ते रहे हैं।
उनकी इच्छा है कि इस बार जब झाड़ू चले तो उनके सर पे भी टोपी चले और हाथ में झाड़ू रहे। हम स्वागत करते हैं। आज की इस सभा में उपस्थित हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के महानायक महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह अपने अलख जगाने वाले और इस पूर्वी दिल्ली के आम आदमी की आवाज को संसद के अंदर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध राजमोहन गांधी जी, आप सबके संघर्षों के साथी भाई मनीष सिसोदिया जी और यहां उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, साथियों, सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं भी आपसे करने आया हूं। आज पूरे देश के अंदर मनीष भाई ने भी चर्चा की, हिंदुस्तान के अंदर इस लोकसभा चुनाव के दौरान जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या बंगाल, जहां भी हम जाते हैं, लोग एक बात जरूर पूछते हैं कि दिल्ली के लोगों के अंदर वो कौन सी ताकत है जिसके दम पर 1 साल में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, 1 साल में अपने चुनाव के मैदान में कूदे और 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार बनाई। उस मंत्र को पूरा देश जानना चाहता है और वो मंत्र को पैदा करने वाले इस बड़कर के सारे साथियों को, माताओं बहनों को मैं सलाम करना चाहता हूं कि आपके दम पर वो सारी सपनों को आपने हकीकत में बदला है। साथियों, आप घूम रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान मीटिंगें हो रही है, पूरे देश में मीटिंग हो रही है। जहां जहां हम लोग जा रहे थे, लोग कह रहे थे जी मोदी जी की लहर चल रही है। अभी मनीष भाई ने बताया, हम लोग गुजरात उस लहर को समझने के लिए पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि दिल्ली के अंदर जब हम लोगों ने सरकार से इस्तीफा दिया था, भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये भगोड़े हैं, इनको गवर्नेंस करना नहीं आता, सरकार चलाना नहीं आता। इसलिए हम लोग गुजरात गए थे समझने के लिए कि गुजरात में मोदी जी ने कैसे काम किया, उसी तरह से हम दिल्ली में सरकार जब दोबारा बनाएंगे तो पूरे दिल्ली के अंदर उसी तरह से काम करके दिखाएंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई क्या निकली, अभी मनीष भाई ने आपसे बताया। आज के पूरे देश के अंदर मोदी जी जो झूठ का पुरंदा लिए घूम रहे थे, आज वो झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है और एक और झूठ बोल रहे हैं पूरे देश में। आप जानते हो, बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे थे? इसलिए पहुंचे थे कि बनारस में जाएंगे और यूपी बिहार के लोगों का वोट लेकर के दिल्ली में राज चलाएंगे। लेकिन हम आज भी पूछना चाहते हैं, ये वो इलाका है जहां उत्तर प्रदेश से और बिहार से लोग आकर के अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपने साथ से, अपने मेहनत से दिल्ली को चलाते हैं, मान सम्मान से रहते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुंबई जाते हैं तो लाठियों से तोड़े जाते हैं। मोदी जी, बनारस का बिहारियों का वोट आपको चाहिए, यूपी वालों का वोट चाहिए, लेकिन जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश वालों पर लाठियां बरसाते हैं, उससे गले मिल करके मिठाई भी चाहिए, दोनों नहीं मिलने वाला है। राज ठाकरे के गले पहिया मिलाना, उद्धव ठाकरे से रिश्ता बनाना और उत्तर प्रदेश और बिहार में आकर के झूठ बोलने का एक ड्रामा नहीं चलेगा।
मोदी जी अगर बनारस के लोगों का वोट चाहिए, मोदी जी अगर उन प्रवासियों का वोट चाहिए, तो आपको फैसला करना पड़ेगा। या तो भाजपा के साथ यूपी बिहार के वो लोग रहेंगे जो अपनी मेहनत से जीते खाते हैं, और या फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी इसका जवाब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग चाहते हैं। और इस पर पूरे दिल्ली में मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों को इसका जवाब देंगे हम। पूरे दिल्ली में हमने दिया था और इस बार भी लेंगे। देश में हमने भी आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी थी। देश में जिसने भी कुर्बानी दी है, पूरे देश ने कुर्बानी दी है। लेकिन जितना उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे को चुमा है, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा होता है और उत्तर बिहार और बिहार एक तरफ खड़ा होता है। अब पालन करने वालों को स्वागत से सरकार बनाना चाहते, आप चाहते हो सरकार बनाना, कहते हो भ्रष्टाचार की लगभग भ्रष्टाचार की हो गई है चारों तरफ। लाओ मोदी सरकार, कैसे मिटाओगे भ्रष्टाचार? आपका भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? आपका भ्रष्टाचार होगा हल्ला मिटाएगा, आपका भ्रष्टाचार तो व्यक्ति मिटाएगा, आपको भ्रष्टाचार मिटाएगा। मोदी जी चैलेंज देकर कहना चाहता हूँ, एक 49 पैदा हो चुका है, चाहे कांग्रेस की भ्रष्टाचारी होगा और चाहे भाजपा का भ्रष्टाचारी होगा, चाहे 56 इंच का सीना लिए घूमे कोई, देश को लूटेगा और बाकी आंचल पर दाग लगाएगा तो छलनी सीना उसका होगा। ये पैदा हो चुका है हिंदुस्तान में। कहाँ गए थे हिंदुस्तानियों से प्रेम इतना करते हो मुझसे, तो जब देश लूटा जा रहा था, लोग जंतर मंतर से लड़ रहे थे, मोदी कहाँ थे? रामलीला मैदान में जब देश लड़ रहा था, मोदी कहाँ थे? जब 15 दिन तक हस्तक कर रहा था देश, मोदी कहाँ थे? बुखारिया को बचाने के लिए मंत्रिमंडल में बैठा करके उसको राज देने वाले मोदी भ्रष्टाचार मिटाएंगे। येदियुरप्पा को मंत्रिमंडल में लाने के लिए हाथ पांव मारने वाले मोदी भ्रष्टाचार मिटाएंगे। साथियों, इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरे देश के अंदर दो धाराएं लड़ रही है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के गुंडे मवाली और जितने बेईमान है इकट्ठा हो रहे हैं। सारे बेईमान जान चुके हैं कि अब बेईमानों को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन नहीं बचा सकते। पूरे हिंदुस्तान के बेईमान मोदी के पीछे इकट्ठा हो रहे हैं और पूरे देश के ईमानदार अरविंद केजरीवाल के पीछे इकट्ठा हो रहे हैं, जो पूरे देश में होने का। इसलिए इस बात का फैसला पूरे देश के अंदर ईमानदारी और बेईमानी की राजनीति का है। हम सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरे संसद के अंदर सारी सरकार किसी पार्टी की हो, लेकिन एक अकेले अगर राजमोहन गांधी भी जाकर के बैठ गए तो मैं दावे से कहता हूं बेईमानों का खेल जो चलता है नहीं चलता। इसलिए आपको अपना सांसद भेजना है। पूरे दिल्ली के अंदर चर्चा चल रही है। दिल्ली के चाहे कांग्रेस का बेईमान हो, चाहे कांग्रेस का बेईमान हो या भाजपा का बेईमान हो, दोनों के जगह जगह अगर आप भी जानते हो तो अपने अगल बगल गलियों में देखना, कांग्रेस भाजपाइयों के बेईमान इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या चल रही है पता लगाओ। अगर राजमोहन गांधी को संदेश शिक्षित हराता है तो उसके पीछे इकट्ठा हो जाओ। अगर राजमोहन गांधी को भाजपा हराती है तो उसके पीछे इकट्ठा हो जाओ। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह दहशत है कि अगर दिल्ली से इनका परचम संसद में पहुंच गया, जिस तरह से दिल्ली के 48 दिन के सरकार ने बेईमानों के नाक में आपने नकेल डाल दी थी, उसी तरह से पार्लियामेंट में आने के बाद पूरे देश में बेईमानों का राज बंद होगा। इसलिए सारे बेईमान इकट्ठा होगा। हमारे बहुत सारे वॉलंटियरों के मन में दुख है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारा फोन नहीं उठाया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हम सचिवालय गए तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए जब आप सामने आए थे, जब आपने सर पर टोपी पहनी थी, सचिवालय जाने के लिए हमने टोपियां नहीं पहनी थी। कोई मेरा फोन उठाए इसके लिए हमने टोपियां नहीं पहनी थी। हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए सर पर हमने टोपी पहनी है और जब तक हिंदुस्तान नहीं जितेगा तब तक की आजादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इस मादरे वतन की आजादी की लड़ाई को हमें लड़नी पड़ेगी। कौन फोन उठाता है कौन नहीं उठाता इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले जब भगत सिंह ने नहीं पूछा कि हमारा क्या हुआ फांसी के सत्य में करने के बाद, भगत सिंह का क्या हुआ आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने के बाद,
सकते हैं। एक बार वो पूछने नहीं आए। इसलिए आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। दिल्ली में जो आपने चिराग जलाया है, पूरे देश में चिराग फैल रहा है। इस बात का चुनाव दिल्ली के अंदर इस बात का फैसला करेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। आप में से कितने लोग चाहते हो कि आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बने? अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने तो उसका एक ही रास्ता है, 28 की जगह AK-49, 28 की जगह अपने 28 पैदा किया था। मोदी जी के दिल में इतना दर्द पैदा हुआ कि खुद ही AK-49 बना दिए। AK-49 चलेगी दिल्ली के अंदर, 5 साल तक चलेगी, तक चलेगी, दिल्ली के हर दफ्तर में चलेगी, हर भ्रष्टाचारी के अड्डे पर चलेगी, हर बेईमान के सामने चलेगी। दिल्ली गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। ये पूछा जाएगा दुनिया से, एक राज्य का नाम बताओ जहां भ्रष्टाचार नहीं होता, और वो हो। लेकिन उसके लिए AK-49 चाहिए, 49 चाहिए, और वो आएगा अगले विधानसभा चुनाव में आएगा। लेकिन उसकी अंतिम परीक्षा इस लोकसभा चुनाव में है। अगर लोकसभा चुनाव में फटफट जीतेगा तभी वो 49 पूरा होगा। लक्ष्मीनगर जीतेगा तभी 49 पैदा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो लहर चल रही है, उस लहर में जब हम लोग बनारस गए, बनारस में जाने के बाद लोग कह रहे थे, टेलीविजन चैनल पर भी आपने देखा होगा, हर मोदी चल रहा था। मैंने एक रिक्शा वाले से पूछा, भैया बोले यहाँ मोदी की लहर चल रही है? बोला भैया ना, यहाँ तो घर घर झाड़ू और झाड़ू भाई डर के भाग गए। कहाँ भाग के गए? बड़ोदरा, बनारस आए थे 56 का सीधा ले। और केजरीवाल ने घोषणा भी नहीं किया था, कहा था पूछूंगा बनारस में लड़ो कि न लड़ो। बड़ोदरा खसक लिए। भगोड़ा कौन है? चुनौती लेकर कहना चाहता हूं मोदी जी, हम पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी, इसका फैसला तो भविष्य करेगा। कांग्रेस के महासमर के अहंकार को इसके दिल्ली ने गटर में दफ्न कर दिया। आप भी अहंकारी बन करके हर हर मोदी करा रहे हो। अहंकार किसी का नहीं बचा, अहंकार किसी का नहीं बचा। इस दुनिया में अहंकारियों को दफ्न किया है, आज से नहीं आदिकाल से बड़े बड़े अहंकारी पैदा हुए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, अगर औकात है, अब पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है तो आम आदमी फैसला करेगा। लेकिन अगर औकात है तो बड़ोदरा की सीट छोड़ो और बनारस से जैसे केजरीवाल अकेले तय हो जाएगा कि हिंदुस्तानी कौन है, इस मां का लाल कौन है, केजरीवाल है या नरेंद्र मोदी है, इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहता हूं साथियों, लोग आपसे पूछ रहे हैं हम आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट किस लिए दें? इसलिए क्योंकि सरकार आम आदमी की बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं। मोदी जी की सरकार बन रही है, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन साथियों आप भी जानते हो कि अगर मोदी जी की सरकार बन रही है तो बड़े बड़े भाजपा के दिग्गजों को अपने सीट से चुनाव लड़ने में डर क्यों लग रहा है? राजनाथ जी गाजियाबाद से क्यों भाग करके गए? राजनाथ जी गाजियाबाद से क्यों भाग करके गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, डर लग रहा है कि गाजियाबाद से हार जाएंगे और लखनऊ से जीत करके जाकर के कुर्सी में बैठ करके हम भी राज्य में कुछ हिस्सेदारी बताएंगे। बनारस से मोदी क्यों छोड़ करके भाग गए? क्योंकि डर लग रहा है कि बनारस से हम हार जाएंगे। अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डरता हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डरता हो, और एक है केजरीवाल, जीतेंगे कि हारेंगे हमें नहीं पता, लेकिन मां भारती के लिए हर बेईमान से आंख मिला। लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? लोगों से बात करना साथियों, दिल्ली की सरकार पूर्ण राज्य की सरकार नहीं है।
दिल्ली की सरकार आप जानते हो, लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से धरना देने क्यों पहुंच गए। इसलिए हम पहुंच गए कि आप सब लोग जानते हो कि दिल्ली के अंदर जब हमारे मां बहनों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ था, हमने फैसला किया था कि दिल्ली के अंदर किसी मां बहन के आबरू के ऊपर अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो ये टोपी वाला चाहे दिन हो या रात उसके खिलाफ लड़ने के लिए काम करेगा, उसके लिए आंदोलन चलाएगा, संकल्प लिया था। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, आप जानते हो, सरकार बनने के बाद जब एक पान के साथ बलात्कार हुआ, एक पान को जिंदा जलाया गया, एक जगह ट्रस्ट का रैकेट चलाया गया, हमारे मंत्रियों ने गुहार लगाई पुलिस से, क्योंकि पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आती। हमने गुहार लगाई, पुलिस ने बात नहीं मानी, हमने कमिश्नर से बात की, पुलिस ने बात नहीं मानी, हमने राज्यपाल से बात की, राज्यपाल ने बात नहीं मानी, हमने गृह मंत्री से बात की, उसने बात नहीं मानी। तब हमारे सामने सवाल आया था कि शीला दीक्षित की तरह रोते रहो और या फिर मां बहन की आबरू के लिए कुर्सी से बाहर निकल करके सड़क पर लड़ाई करो। और ये भी हिंदुस्तान का इतिहास है कि देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने मां बहन के लिए कार्यालय ऐसे रूप से निकल करके रात के कड़ाके के ठंड में सड़क पर सो सकता है। लेकिन वो लड़ाई फिर आएगी साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, हमारी दोबारा सरकार बनेगी, लेकिन दिल्ली पूर्व राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है तो हमारी पुलिस हमारे हाथ में नहीं होगी, हम ऑर्डर नहीं दे सकते। इसी तरह से साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पूर्व राज्य का दर्जा नहीं होगा, दोबारा हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जिस कानूनी दाव पेश का रोना रो रहे थे, दोबारा ये खेल खेला जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, इसलिए अगर आप चाहते हो दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना, अगर आप चाहते हो दिल्ली के अंदर स्वराज लाना, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना पड़ेगा। जब तक दिल्ली पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये लोकसभा का चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने का एक मौका है। अगर राजमोहन गांधी जाएंगे पार्लियामेंट में तो दिल्ली को आजाद कराएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और जिस दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा उस दिन सड़क पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन पूरे दिल्ली के पुलिस में जो बेईमान है या तो वर्दी उतार देंगे और नहीं तो आम आदमी को सलाम ठोकेंगे जो आम आदमी मालिक है। इसलिए आपको अपने सांसद को भेजना जरूरी है। कांग्रेस इस काम को नहीं कर सकती, भाजपा इस काम को नहीं कर सकती। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है तो राजमोहन गांधी को संसद में पहुंचाना है और दिल्ली को पूर्ण बहुमत में ला करके दिल्ली को भ्रष्टाचार राज्य का दर्जा पूरे दुनिया में नंबर 1 पर दिलाना है। इसलिए आपको खड़ा हूं और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद ये लड़ाई केवल राजमोहन गांधी की नहीं जानी चाहिए, ये लड़ाई केवल आम आदमी पार्टी की नहीं जानी चाहिए, ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, देश की आजादी की लड़ाई है। दिल्ली ने एक कदम अपने को आगे बढ़ाया है, आज पूरा देश दिल्ली की तरफ देख रहा है कि दिल्ली की लोकसभा चुनाव में क्या होता है। दिल्ली में अगर 7 सीट आप जीतोगे तो आपका इतिहास आगे बढ़ेगा और अगर हारोगे तो आपका इतिहास यहीं से पीछे चला जाएगा। फैसला आपको करना है। अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, वो जिंदा बचेगा या उसकी भी हत्या होगी, ये आपके हाथ में है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज के बाद हम अपने काम धाम थोड़ा सा छोड़ देना। कई लोग कह रहे हैं हमारे नौजवानों में, हमारे वॉलंटियर्स में अभी उतनी ऊर्जा नहीं आ रही है। आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन में ये जरूर है जितनी मशक्कत हमें विधानसभा चुनाव में करनी थी वो अब करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पोलिंग स्टेशन की टीम है, आपके पास बूथ की टीम है, आपके पास हर गली मोहल्ले में टीम है, आपके पास हर समाज की टीम है। लेकिन आज के बाद मैं जरूर कहना चाहता हूं कि शाम का 3 घंटा आज से इस लड़ाई के नाम रोजाना गली मोहल्लों में गुजरना चाहिए। और अगर मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर एक काम आपने किया आज के बाद, अगर आज के बाद से आपकी टोलियां घूमना शुरू हुई, अगर आज से आपने अपने गली मोहल्लों में बैठना शुरू किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक जितने रिकॉर्ड मतों से कोई नहीं जीता होगा, उस रिकॉर्ड मतों से हम इस पूर्वी दिल्ली से जीतकर जाएंगे। न सिर्फ राजमोहन गांधी को संसद में पहुंचाएंगे, बल्कि उस आजादी के योद्धा महात्मा गांधी को भी हम परास्त ठोकेंगे। ईमानदारी की राजनीति जीती है और बेईमानों का खात्मा हुआ है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई के लिए आज से मुस्तैदी से आगे बढ़िए। 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। तो जिंदा है, तो जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तो जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो
उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। 2 मिनट आते दीजिए, क्योंकि 10 बजे तक का समय, इसलिए मैंने गोपाल जी को 2 मिनट पहले कर दिया। एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली में जब बनेगी तब बनेगी, पर अभी तो हम यहाँ के एमएलए हैं। पटपरगंज विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त है। पटपरगंज विधानसभा में किसी काम के लिए कोई रिश्वत मांगे, आप मेरे साथ आइए, धरना देना पड़े, लड़ना पड़े, रिश्वत मत देना। अगर मेरे होते, मेरे एमएलए होते हुए कोई आपने रिश्वत देगा तो मेरे होने पे लाना। मुझे आज सुबह किसी मेरे साथियों ने फोन किया, बताया कि यहाँ पे 3 गलियां बन रही हैं, उसके बनाने में, उन गलियों को बनाने में किसी ने गड़बड़ कर दी है। उसको इतना मोटा बनाना था, इतना मोटा बना के काम चला लिया है। मैंने तुरंत अपने साथियों को भेजा, जाके इंजीनियर से चेक करवा कर लाओ, क्योंकि मेरा अधिकारियों को, जब मैं मंत्री था तब भी और अभी भी एक ही कहना है कि देखो, अब वो नेता चले गए जो दवा नहीं खाते थे, 1 पैसा खाऊंगा नहीं, और 1 भी पैसा खाया तो जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो पूरे पटपरगंज में मैं खुली चुनौती दे रहा हूं भ्रष्टाचारियों को, जहां बैठे हो सुन लें। एक आदमी एक प्रमाण पत्र बनाने से लेके सड़क में कहीं चोरी हो रही हो, प्रमाण पत्र बनाने में, किसी सर्टिफिकेट बनाने में पैसा मांगा जा रहा हो, या किसी और काम में कोई रिश्वत मांगी जा रही हो, या सड़क से लेकर पास तक के किसी काम में कोई हेराफेरी दिख रही हो। आइए, इसीलिए बनाऊं मैं एमएलए। मैं कोई बंद कमरों में बैठ के एमएलए गिरी करने के लिए नहीं बना। मैं इसलिए बनाऊं कि आप बताइए कहाँ चोरी हो रही है, वहीं चल के चोरी रोकेंगे। एक चोर को जेल भिजवाएंगे। यहाँ तो शुरू हो गया, पटपरगंज में कोई बेईमानी नहीं होगी। स्कूलों के अंदर डोनेशन ली जा रही है। अभी मायो इंटरनेशनल स्कूल में 65,000 डोनेशन के नाम पे लिए कल एडमिशन के लिए। मायो इंटरनेशनल स्कूलों में कोई, वो कह रहे स्कूलों में भी एडमिशन ले रहा है, स्कूलों में कोई एडमिशन मांग रहा हो। मैं शिक्षा मंत्री साहब ने ऑर्डर पास करवाया था, अगर कोई स्कूल डोनेशन मांगते हुए पकड़ा गया तो जितना डोनेशन मांग रहा होगा उससे 10 गुना उससे वसूलेंगे। उसका भी स्टिंग कर लो, मैं चलूंगा एजुकेशन डायरेक्टर के पास उसको जुर्माना लगवाने के लिए। भारत माता की। दोस्तों, अरविंद जी की चंद पत्तियां हमारे भाई के बारे में कह रहे, इंसान का इंसान दे भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही